2 दिन से बंद कमरे में भूखी सीमा जी का आज दरवाज़ा खोला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो बहू के पीछे पीछे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलती जा रही थी, बहू अब तो खाना दे दो बेटा, अब तो खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है, देख अब इस बुढ़िया से बर्दाश्त नहीं होता बहू, बहू बस, बासी ताज़ा जो भी है दे दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा भूख। कहते कहते सीमा जी फपक फपक कर रोने लगी कि तभी सीमा जी की बहू माया कहती है, बुढ़िया चुपचाप यहीं पर बैठी रह, वरना वो भी खाना नहीं दूंगी। अब सीमा जी बेचारी किसी छोटे बच्चे की तरह वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी माया तमतमाती हुई आई और बड़बड़ाती हुई एक कटोरे में चावल और एक कटोरे में नमक लिए हुए बाहर आई और उनके सामने एक टूटी कटोरी में डालकर कहती है, ले बुढ़िया ठूस ले, 75 साल की हो गई है पर अभी भी भूख कितनी लगती है, लगता है स्वर्ग सिधारने तक मुझे कंगाल कर देगी। माया के इस कटोरे में चावल डालते ही कटोरी इतनी तेज भूख लगी थी सीमा जी को कि कटोरी अपने हाथ में लेकर उसे खाने लगती है। वह तो सिर्फ रात के बचे चावल और नमक ही थे, पर उन्हें भी वो इतने चाव से खा रही थी, शायद उन चावलों से ज़्यादा उनकी भूख पुरानी थी। सीमा जी को ऐसे खाते देख मीरा जल भून गई और वह सीमा जी के कटोरे के चावलों को ज़मीन पर फेंक देती है। सीमा जी थोड़ी देर तक तो उन्हें देखती रही, अपनी बहू को, और फिर ज़मीन से ही चावल उठाकर खाने लगती है। इतने में माया की कुछ सहेलियां भी वहां आ जाती हैं और सीमा जी को ऐसे खाते देखकर खिलखिला कर हंसने लगती है, उनका मजाक बनाने लगती है। सीमा जी इतने दिन से भूखी, उन पर किसी के हंसने का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उनके आसपास किसी के आने का महसूस होता। अब भूख के आगे इंसान इतना लाचार हो गया है कि उसे आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर माया की एक सहेली बोली, अरे वाह माया, तूने अब भिखारी को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया, तू यह नेक काम कब से करने लगी? माया मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ये सास है मेरी, गांव की अनपढ़ गवार, तभी तो ऐसे जानवरों की तरह खा रही है। सीमा जी जमीन पर पड़े खाने को बड़े प्यार से खाए जा रही थी। बासी चावल नमक भी उन्हें किसी पकवान से कम नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर किसी भी दयालु इंसान की आंखों से आंसू आ जाते। लेकिन दूसरी तरफ माया की सहेलियां उन पर बेशर्मों की तरह हंसे जा रही थी कि तभी उनकी एक सहेली ने मेज पर रखा एक पिज्ज़ा का टुकड़ा ले जाकर सीमा जी की तरफ दिखाया। उस टुकड़े को देखकर सीमा जी की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह टुकड़ा पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह कभी उस टुकड़े को सीमा जी के आगे करती तो कभी पीछे खींच लेती। सारी सहेलियां, जो कि अमीर घराने की एक नंबर की बिगड़ैल औरत थी, सीमा जी की दशा पर ठहाका मार मार कर हंस रही थी। यह सब देखकर सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह उस टुकड़े को जमीन पर फेंकते हुए बोली, ले बुढ़िया खा ले। माया भी वही मेज पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ सीमा जी का मजाक बनाते हुए देख रही थी। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चाटे से हंसी ठिठोली की आवाज़ सन्नाटे में पसर गई। कौन हो तुम और मेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे थप्पड़ मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तब तक एक और तमाचा माया की सहेली के गाल पर पड़ा तो वह सीधा सीमा जी के कदमों में जाकर गिर पड़ी। माया और उनकी सारी सहेलियां आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखे जा रही थी कि तभी माया डरते हुए कदमों से उसके पास जाकर बोली, दीदी ये क्या बदतमीजी है घर के मेहमानों से पेश आने की। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा माया के गाल पर भी पड़ी। शर्म नहीं आती भाभी आपको, एक बूढ़ी लाचार माँ के साथ ऐसा करते हुए? रिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम लोगों ने अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगी तो तुम लोगों का वो हाल करूँगी कि तुम दोबारा किसी गरीब का मजाक बनाने में भी 10 बार सोचोगी। रिया को गुस्से में दहकता हुआ देखकर माया की सारी सहेलियों ने
सीमा जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और एक एक करके वहां से भाग गई। रिया एक समाज सेविका है जो ऐसे ही लाचार बुजुर्गों की सेवा करती है और एक संस्था चलाती है, जिस कारण उसकी पहुंच काफी दूर दूर तक है। इसी कारण माया रिया की तेज आवाज से भी कांप उठी। तब तक रिया ने कहा, और भाभी आप? अरे माना कि आपकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, दूसरों की माँ का मान सम्मान क्या नहीं होता? क्या आप भूल गई हैं क्या कमी थी मेरी माँ में? आपको शादी के 1 महीने तक आपको धरती पर कदम तक नहीं रखने दिया, पलकों पर बिठाकर रखती थी आपको, यहाँ तक कि तुमको जल्दी उठने की आदत नहीं थी और बिस्तर पर जब तक चाय ना मिले तो आपकी आंखें नहीं खुलती थी। मेरी माँ आपके उठने से पहले ही आपकी ग्रीन टी आपके हाथ में पकड़ा देती थी, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो। हमेशा मेरी माँ ने मुझसे ज़्यादा प्यार आपसे किया, इसलिए कि आपको बचपन से ही आपकी माँ का प्यार आपको नहीं मिला तो वो आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगी, ये सोचती थी वो। लेकिन तुमने मेरी माँ की ममता, उनका प्यार का ये सिला दिया है। रिया रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। सीमा जी एक सीधी सादी महिला थी। पूरा जीवन उन्होंने अपने बच्चों के लालन पालन पोषण, उनके भविष्य को संवारने में गुजार दिया। सीमा जी के पति सोहन लाल जी एक किराने का दुकान चलाते थे, उसी से अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे किया करते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और ज़रूरतें बढ़ने लगी थी तो उन्होंने रात को भी काम करना शुरू कर दिया और बेचारे बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने में रात दिन एक कर दिया करते थे। सोहन लाल जी काम करने की मशीन बनकर रह गए थे, न खाने की सुख न पहनने की। दोनों बेटियां विवाह योग्य हुई तो उन्होंने सबसे पहले बेटियों की शादी कर दी, लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई उनकी हालत और भी बदतर हो गई। बेटा कोई काम नहीं करता था और अब भी सोहन लाल जी को ही पूरे परिवार का खर्च उठाना पड़ता था। एक रात 3 बजे सुबह में वह काम से लौट रहे थे कि किसी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसी दिन के बाद से सीमा जी को अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। ससुर के मरते ही मीरा ने सारा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया और बेटे के पिता के किराने की दुकान हड़प ली। लेकिन जाने से पहले सोहन लाल जी ने एक अच्छा काम किया था के बारे में रिया और प्रिया को ही सिर्फ पता था। प्रिया सीमा जी की छोटी बेटी थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक शाम को वो खटिया पर लेटी थी कि तभी उनका पोता विकास एक प्लेट में कुछ पकौड़े खाता और फ़ोन चलाता हुआ आता है और अपनी दादी के पास बैठकर उनसे खाने को पूछा। आज पता नहीं कितना समय गुजर गया, सीमा जी को एक ऐसा खाना खाए हुए शायद उन्हें कुछ खुद को भी याद नहीं था। पकौड़े देखकर उनके मुंह में पानी तो आया ही। एक ही पकौड़े खाने से डर रही थी बेचारी। उनका पोता बार बार कह रहा था, लो ना दादी, एक तो ले लो, एक खा लो ना। सीमा जी मना किए जा रही थी तो इस पर उनका पोता उनके मुंह में ज़बरदस्ती एक पकौड़े डाल देता है। वो आंखें बंद करके पकौड़े का स्वाद ले ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर बाल पकड़ लिया। तब सीमा जी ने आंखें खोली तो आगे मीरा उनके बालों को पकड़कर खड़ी थी और बगल से उनका पोता भी डर के मारे जा चुका था। माया सीमा जी के बाल पकड़कर उन्हें खाट से धक्का देते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के पकौड़े छीन कर खाने की? बीमार पड़ गई तो उसका बिल क्या तेरा बाप भरेगा? सीमा जी बिलखते हुए बोली, बेटा हमने मना किया था पर वो ज़बरदस्ती मेरा पोता मेरे मुंह में पकौड़े डाल दिया तो मैं क्या करूं? मुझे मत मारो बहू, आगे से नहीं खाऊंगी, बस एक ही पकौड़ा खाया था हमने, मत मारो। सीमा जी रोते हुए कहती जा रही थी, लेकिन माया उन्हें मारती जा रही थी, बस मारती ही जा रही थी और बोली, बुढ़िया एक तो कब से मेरी छाती पर मूंग दाल दर रही है, ऊपर से मेरे बताए नियम भी तोड़ रही है। आज तो तेरे बदन की एक हड्डी को न तोड़ दिया तो मेरा नाम भी माया नहीं। माया इसी तरह बहुत देर तक
सीमा जी को बहुत पीटती रही, पीट पीट कर जब माया का गुस्सा शांत हो गया तब वह कहती है, आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा बुढ़िया, अब भुकत पकौड़े खाने के स्वाद को, ठीक है ना। माया की मार से सीमा जी बहुत देर तक तो वहीं जमीन पर बेसुध पड़ी रही। करीब 1 घंटे बाद उनका पोता डरते डरते आया और उसने अपनी दादी को पानी पिलाया, तब जाकर उन्हें होश आया। लेकिन उसे भी माया ने इतना डरा रखा था कि अगर उसे दादी के पास देख ले तो उसे भी कमरे में बंद करके बहुत मारती थी। उसने तुरंत पानी पिलाया और वहां से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद सीमा जी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर सो जाती है। वह पूरे दिन बस बाहर आंगन में ही पड़ी रहती थी, या तो कोई काम करती थी या तो अपने खटिया पर लेटी रहती थी। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, घर के अंदर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। वहां आंगन में पड़ी पड़ी मक्खियों के साथ बातें किया करती थी। उनका बेटा मोहन, जो कि बाजार में अपने पापा के बनाए हुए किराने की दुकान को चलाया करता था, न जाने कितनी बार माँ के पास से निकलता था पर कभी भी अपनी माँ से उनका हाल चाल नहीं पूछता था। वहीं माया की बात करें तो वह सीमा जी की स्वभाव तभी करती थी जब उनकी दोनों ननदें वहाँ आती थी, तभी उनकी सेवा किया करती थी। उनके सामने वह सीमा जी से बड़ी अच्छे से पेश आती थी, पर बेटियां जब अपने घर से चली जाती थी ससुराल, तब माया अपनी सासू माँ को खूब मारती थी। वैसे तो सीमा जी ने कई बार चाहा कि बेटियों को अपनी बहू और बेटे की असलियत बता दे, लेकिन फिर वह यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं ऐसा करने से माया उसे इस घर से ही ना निकाल दे, फिर वो जाकर बेटियों की सर पर बोझ बन जाएगी। ये सोचकर नहीं कुछ कहती थी। वो तो वैसे भी अपने ससुराल वालों पर आश्रित है। एक दिन सुबह की बात है, सीमा जी को खबर मिलती है कि उनकी छोटी बेटी प्रिया आने वाली है। सीमा जी बड़ी खुश हो जाती है, चलो आज 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा क्योंकि मेरी बेटी आ रही है। जब माया की ननदें आती थी तब अच्छे अच्छे पकवान भी बना करते थे। वहीं माया गुस्से से बड़बड़ा रही थी और कह रही थी, इनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो बार बार मुंह उठाकर आ जाती है। अब उनके साथ साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करनी पड़ेगी। मेरा बस चलता ना तो इस बुढ़िया को जहर दे दूँ, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। वैसे तो माया की ननद शाम को आने वाली थी, लेकिन इस बार उनकी ननद ने खबर ना भाभी को किया था ना ही भैया को। वो आकर के सबको चौंका देना चाहती थी। लेकिन रिया ने जैसे ही घर में कदम रखे, अपनी माँ को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रिया ने भी समय की नजाकत को समझा, क्योंकि वो जिस मकसद से यहाँ माँ के लिए आई थी वो उसे अभी खोलना ही नहीं चाहती थी। आखिर माँ की जिंदगी का सवाल था, अब उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। फिर बातों ही बातों में रिया कहती है अपनी भाभी से, वैसे भाभी मैं तो कहना भूल ही गई थी, कल छोटी भी आ रही है। प्रिया? हाँ हाँ, आपकी छोटी ननद प्रिया आ रही है। वो क्या है ना भाभी, पापा ने हम तीनों भाई बहन के नाम से एक प्रॉपर्टी रखी है, जो अब हम चाहते हैं कि सारा कुछ भैया के नाम कर दें। जब पापा की जिम्मेदारी भैया ही उठा रहे हैं और माँ की भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो फिर उनके जायदाद में भी भैया का ही सिर्फ हक होना चाहिए। इतना सुनते ही माया खुश हो जाती है, चलो इतने दिन तक बुढ़िया को रखने का कुछ तो फल अच्छा मिला। तभी सारा बात सुनकर सीमा जी दुखी हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचती है, मेरी भोली बिटिया अपनी माँ की आंखों को काश पढ़ पाती, उनका दर्द देख पाती और अपने भैया भाभी की असली चेहरा को पहचान पाती। मैं तो कुछ नहीं कर सकती और अगर इस बार भी चुप रह गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अब चुप नहीं रहना चाहिए। सीमा जी तो सब कुछ अपनी बेटी से बताने ही वाली थी कि सीमा जी यह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनकी बेटियों के जीवन में कोई मुसीबत आए, इसलिए रिया को कुछ नहीं कहा। उसके बाद रात को सभी सो जाते हैं कि तभी रात में दबे पांव माया आकर
उन्हें धीरे से जगाकर बाहर जाने को कहती है। सीमा जी दबे पांव माया के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली जाती है। माया सीमा जी को रसोई में ले जाकर एक जोर का बेलन उसकी कमर में जड़ देती है। बोली, बड़ी आराम फरमा रही है, और अगर तूने अपनी जबान खोली है अपनी बेटी के पास तो बुढ़िया, पता है ना तेरे साथ मैं क्या करूँगी, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। एक बार यह बेटियाँ आपकी चली जाए, सारा हिस्सा मेरे नाम हो जाए, उसके बाद तो उनके सामने यह सारे ढोंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। फिर तो इनका यहाँ आना जाना भी बंद हो जाएगा। सबसे पहले जरा भी कोई बात की भनक लगी तो तुम्हारी खैर नहीं। याद है ना पिछली बार मार, उससे भी ज़्यादा दाग होंगे तेरे बदन पर। सीमा जी हाथ जोड़कर बोली, कुछ नहीं कहूँगी बहू, कुछ नहीं कहूँगी, तू मुझे मारना मत। सीमा जी ने अपने दर्द को अपने सीने में ही दबाकर रख लिया। अक्सर जब बेटियां मायके जाती है तो माँ बेटी एक दूसरे से बातें करके अपना दर्द हल्का कर लेती है, लेकिन यहाँ तो सीमा जी की हालत ऐसी थी कि वो अपना कोई भी दुख अपनी बेटी के साथ नहीं बांट पा रही थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगले दिन सीमा जी की छोटी बेटी प्रिया भी आ जाती है तो माया उन्हें देखकर और भी खुश हो जाती है। और इतने दिन में पहली बार ऐसा हुआ था कि भाभी अपनी ननद को देखकर खुश हो रही थी। शायद यह पहली बार हो रहा था कि नंदों के आने पर माया इतनी खुश हो रही थी। सीमा जी जानती थी कि इस सब के बाद माया उनके साथ और भी बुरे तरीके से पेश आएगी, पर वह चाहकर भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। खाना खाने के बाद शाम को प्रिया बोली, भैया कागज़ तो हमने हमारे पापा के वकील से बनवा लिए हैं, वो कल लेकर आएंगे। इतना सुनते ही सीमा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अरे यह सब करने की क्या ज़रूरत थी, पापा ने कुछ सोच समझकर ही यह किया होगा। सीमा जी के मुंह से यह सुनते ही उनका बेटा और बहू दोनों गुस्से में आंखें दिखाने लगते हैं और घूरने लगते हैं। तभी उनकी बेटी, माँ पापा ने यह तीनों को हमेशा एक जैसा चाहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, पर अब जब हम अपने घर में चले गए हैं, मेरी शादी हो गई है, फिर इन सब की क्या ज़रूरत है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ससुराल है, मेरा अपना घर है। अपनी दोनों बहन के मुख से यह प्रॉपर्टी देने वाली बात सुनकर उनका भाई और भाभी तो खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वे सब जान रहे थे कि एक बार बस बहन अपने हिस्से की प्रॉपर्टी छोड़ दे, बस उसके बाद तो वह जैसा मन वैसा करेगा। अगली सुबह दोनों बहनों ने माया से कहा, भाभी हम माँ के लिए कुछ लेकर बाजार जा रहे हैं, कुछ लाने के लिए, फिर पता नहीं कब आना होगा, इसलिए इस बार हम माँ का पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे और 1 घंटे में वकील को साथ लेकर वापस आएंगे। उसके बाजार जाते ही माया को पूरा मौका मिल जाता है सीमा जी पर अपनी भड़ास निकालने का। वह सीमा जी के पास पनीर का एक बड़ा टुकड़ा लेकर आई और कहा, बुढ़िया पनीर के पकौड़े खाने थे ना तुझे, देख कितना बड़ा पनीर लाई हूँ तेरे लिए। यह कहकर वह लाल मिर्च पाउडर उस पनीर के टुकड़े में डाल देती है और कहती है, अब खा ले बुढ़िया, ले पनीर खा ले। सीमा जी ने कहा, नहीं बहू, नहीं नहीं, इतनी मिर्ची मैं नहीं खा सकती। बुढ़िया अब तेरी बेटियां भी यहाँ नहीं है जो तुझे बचाएगी। हाथ जोड़ते हुए सीमा जी ने कहा, बहू एक बार तूने मुझे ज़बरदस्ती खराब खाना खिला दिया था, जिसकी वजह से मैं 15 दिन तक बीमार पड़ी रही, और अब इतनी मिर्ची से कहीं मैं मर न जाऊं। मर जाए तो भी चलेगा, पर जो बच गई तो बहुत तड़पोगी तुम। नहीं बहू नहीं, हमें माफ़ कर दो, आखिर हमने क्या बिगाड़ा है। माया ने कहा, जहर दे पाती तो कब का दे दिया होता, पर यह सब करके मुझे जेल नहीं जाना। पर जितने दिन भी जिएगी ना, मैं तेरा हाल ऐसा ही करूँगी। तभी माया ज़बरदस्ती सीमा जी के मुंह में पनीर का टुकड़ा घुसाने लगी। ज़बरदस्ती घुसाने जा रही थी कि तभी पीछे से रिया और उनकी छोटी बहन प्रिया दोनों ने आकर अपनी भाभी को धक्का दे दी और जोर का तमाचा मारी।
सीमा जी से दूर जाकर गिरी और उनकी ननद तमाचा मारे जा रही थी। यह क्या कर रही हो तुम? अपनी ननद को माया कहती है, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्यों भाभी? जो आप माँ के साथ करती हैं उनके आगे तो यह सब कुछ नहीं है। उसके लिए तो आपको जो सज़ा दी जाए कम है। इतने देर में सीमा जी का बेटा भी वहाँ आ जाता है। तभी माया कहती है, देखिए जी, आज यह छोटी ननद और बड़ी ननद दोनों मिलकर हमें मार रही है, अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा रही है। क्या है ये सब? क्या नहीं किया है मैंने इनके लिए? हाँ, इस घर में जब मैं आई थी यह कितनी छोटी थी, माँ बनकर इनका ख्याल रखा और आज यह मुझ पर हाथ उठा रही है। उसके बाद उसका भाई कहता है, ये क्या है बताओ तुम? दोनों बहनों को कहती है, तुम लोग यह सब करने आई हो? अब यह घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा और मेरी पत्नी का ही हुक्म चलेगा और हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चली जाओ और तुम लोग यहाँ अब कभी मत आना। फिर अपने पत्नी से कहता है, वैसे भी इन लोगों ने अपना हिस्सा हमारे नाम कर दिया है। कुछ ही देर पहले मेरे दुकान पर आई थी वकील साहब को लेकर और अपना और मेरा सभी ने मिलकर दस्तखत किया है, तो अब पूरा ज़मीन जायदाद दुकान सब मेरा हुआ। फिर अपनी पत्नी से कहता है, धक्के मार कर निकाल दो इन दोनों को। और हाँ माया, अब तुझे चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस बुढ़िया को मारने से अब तुझे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर रोहन ने कहा, जिसे दिक्कत है वो इस बुढ़िया को अपने साथ ले जाए। फिर माया कहती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन लोगों ने आपके दुकान पे जाकर दस्तखत क्यों करवाए? और हमें तो बोल के गई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, फिर आपके दुकान पे जाकर दस्तखत करवा ली। इतना सुनते ही रिया और प्रिया जोर जोर से हंसने लगी, ठाके मार कर हंस पड़ी। और फिर रिया बोली कि जो भी हो भाई भाभी, आपका दिमाग सच में भैया से तेज है, इसलिए हमने दुकान पर जाकर दस्तखत करवाए ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। तभी आंखें दिखाते हुए रोहन अपनी बहन से कहता है कि ये सब क्या है, नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने। तभी रोहन की बड़ी दीदी एक जोरदार तमाचा लगाते हुए अपने भाई को कहती है, रुको भाई, शुरू से बताती हूँ। अब रिया सारी सच्चाई बताने लगती है कि आखिर रिया और प्रिया यहाँ पर किस लिए आई थी, वे क्यों अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करना चाहती थी, इसके पीछे उनका असली मकसद क्या था। रिया ने कहा, भाभी आपको याद है उस दिन जिस दिन आपका बेटा माँ के पास ज़बरदस्ती गया और पकौड़ी खिला रहा था, धोखे से उसका फ़ोन ऑन हो गया था, हमने सारी बातें सुन ली थी, ठीक है, लेकिन फ़ोन कट गया, आधे में बात सुनकर मैं रह गई। पता नहीं ये भगवान की कोई लीला है या क्या, मैं कह नहीं सकती, पर उस दिन जब माँ को भाभी सिर्फ एक पकौड़े खाने के लिए पीट रही थी, मैंने सब कुछ सुन लिया था और समझ भी लिया था। मुझे उसी दिन यह पता चल गया था कि माँ के साथ आप कैसा बर्ताव करती हैं भाभी। फिर मैंने तुरंत अपनी छोटी बहन से बताया और पूरा प्लान बनाकर हम दोनों आए थे आप दोनों को सबक सिखाने। रिया ने कहा, हम चाहते तो कब का आकर तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखा सकते थे, पर उसमें मज़ा नहीं आता, तो आज आया मज़ा। भैया तुम्हें क्या लगता है अचानक से आकर हमने यूं ही प्रॉपर्टी की बात छेड़ दी? नहीं, हम चाहते थे कि पहले आपसे सब कुछ छीन कर माँ के नाम कर दे, फिर आप दोनों को भी आपके ससुराल भेज देंगे। उसी दिन की बात है, मारपीट की पूरी बात रिया के फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया था और आज की मारपीट और वीडियो मेरे फ़ोन में, ठीक है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, जो तुम दोनों को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। रिया के आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गई थी तो तभी एक कैमरा यहाँ घर के एक कोने में लगा कर गई थी। हमें अच्छे से पता था कि हमारे जाते ही भाभी माँ के साथ फिर से बुरा व्यवहार करेंगी। क्या सच में? अपनी बेटी की बात सुनकर सीमा जी ने कहा, क्या सच में यह लोग अब मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? सीमा जी ने नम आंखों से अपनी बेटी से पूछा। हाँ माँ, हाँ, अब आप पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। अगर किसी ने भी आपको गलती से छुआ भी तो
उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में रख देंगे हम। सीमा जी बोली, जानती है बेटा, जब हमें मारती थी ना तो पूरा दिन तक मैं सो नहीं पाती थी और खाना भी नहीं देती थी, कभी कभी तो दर्द से उल्टी भी हो जाती थी। यह कहकर सीमा जी अपने आंसुओं को पोंछने लगती है और हकलाती आवाज़ में कहती है, बचपन में मैं जब तुम लोगों को मारती थी मगर उसके निशान पड़ जाते थे तो मेरा दिल रोता था, और आज अपनी बूढ़ी लाचार माँ को पीटकर इतने निशान दिए हैं कि दर्द से पूरी रात कहराती रहती हूँ, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के शरीर पर इतनी मार के निशान देखकर दोनों बेटियों के आंखें भर आई। माँ, क्यों आपने इस बारे में हमें नहीं बताया? क्यों इनके अत्याचार सहती रही? फिर सीमा जी बोली, डर लगता था बेटा इनके मारने से, और इसे तो फिर भी सह लेती, पर उस दिन रोहन ने जब मारा था ना तो मुझे अपने हड्डियों चटकने की आवाज़ भी आती थी। एक लोहे की बाल्टी से तेरे भैया ने मेरे सिर पर मारा था, तब भी मैं नहीं मारी। बेटियों ने कहा, माँ आपकी हर चोट का हिसाब होगा, इन्हें तो अब सज़ा हम दिलाएंगे ही। हर कोई बेटा बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करने के बारे में 100 बार सोचेगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माया ने कांपते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस को देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों हैवानों को, पीछे से मैं सबूत लाती हूँ। फिर अपने माँ को कहती है, रिया और प्रिया, माँ अब आपको कोई नहीं सताएगा, आप अच्छे से इस घर में रहिए। लेकिन माँ, आप इस उम्र में अकेली इस घर में कैसे रहेंगी? आप हमारे साथ चलिए, वहाँ आप हमारे साथ रहिए। दोनों बेटियों ने माँ से विनती की। सीमा जी ने कहा, बेटा जब यह बूढ़ी हड्डी इतनी मार सह सकती है तो अकेले भी रह सकती है। मुझे अपनी आज़ादी महसूस कर लेने दो बेटा। कब से मैं मार खा खा कर किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, किसी से मिल भी नहीं पाती थी। सीमा जी एकदम बच्चों के जैसे हरकत करने लगी, जिसे देखकर दोनों बेटी की आंखों में आंसू आ गए, और उसके बाद अपनी माँ के लिए एक सहायिका रख दी ताकि वह 24 घंटे माँ के साथ रहे और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा महसूस न हो। यहाँ तक कि हफ्ते में 2 बार बेटियां मिलने आ जाया करती थी। 2 साल में इधर उनके बेटे और बहू जेल से छूटकर आ गए और अपनी माँ से माफ़ी मांगने पहुँच गए, तो सीमा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया, यह कहकर कि आज मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। और दोनों वहाँ से सिर झुकाए हुए चले गए और दर दर की ठोकरें खाने लगे। उधर सीमा जी अपने घर में आराम से रह रही थी और बेटियां और दामाद उनका खूब ख्याल रख रहे थे। दोस्तों, अपने माँ बाप के साथ कोई ऐसा ना करे, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। क्या हो गया है कलयुग की औलादों को जो अपने माँ बाप को इस तरह से सताते हैं, मारते हैं। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं करते, लेकिन बहुत सारी खबरें ऐसी आती है कि बहुत सारे लोग बहू बेटे अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।